चलिएगा, तो हम तीसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रार्थना समाज। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की अगर बात की जाए तो प्रार्थना समाज जो है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में एक आंदोलन या एक मूवमेंट शुरू हुआ है जिसे जिसे क्या नाम दिया गया, प्रार्थना समाज। ठीक है, तो अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक हमने ब्रह्म समाज के बारे में बात की है जिसे स्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। ठीक है, जिसे इनिशियल लेवल पर ब्रह्म सभा और बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। दूसरे नंबर पे हमने बात की है हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा स्टार्ट किया गया यंग बंगाल मूवमेंट यानी यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। ठीक है, अब जो तीसरा मूवमेंट हम बात करेंगे वो होगा प्रार्थना समाज, जो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो दो मूवमेंट हमने शुरू में स्टार्ट में देखे हैं वो बंगाल के थे। अब प्रार्थना समाज कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से। ठीक है, अब देखिए इन 1867 में 1867 में आत्माराम पांडुरंग नामक जो समाजसेवी थी, जो समाजसेवी थे, जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उनके द्वारा महाराष्ट्र में बॉम्बे से ये जो रिफॉर्म्स थे या ये जो मूवमेंट था ये क्या किया गया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, इन 1867 आत्माराम पांडुरंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो इन 1827 इट वॉज फाउंडेड बाई आत्माराम पांडुरंग कहाँ पे इसे फाउंड किया गया था, तो प्लेस जो होगा वो होगा बॉम्बे। कब किया गया था, 1867 में किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इतना पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर ब्रह्म समाज की बात करें या राजा राममोहन राय के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की गई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ब्रह्म समाज, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था सती प्रथा वाला काम। ठीक है, तो सती प्रथा का विरोध उन्होंने 1818 से शुरू किया था और फाइनली सक्सेस 1829 में जब सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर की गई थी। ठीक है, और दूसरा जो ब्रह्म समाज 1828 में अगस्त 1828 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब दूसरा हमने यंग बंगाल मूवमेंट की बात करें तो आपको उसमें एक पूरा का पूरा टाइम 1820 से 1830 ध्यान रखना, 1820 से 1830 के बीच में। ठीक है, क्योंकि इसी समय पर यह मूवमेंट शुरू हुआ था और ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट किया था किसने, हेनरी विवियन डिरोजियो, जिनकी 1831 में डेथ हो जाती है 22 ईयर की एज में, और 1809 में उनका जन्म होता है और वो भी बंगाल से थे। अब प्रार्थना समाज, तो ईयर ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बता दे रहा हूं पहले ही, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट जो मूवमेंट हुए हैं ना उनका आपको ईयर सबसे पहले पूछ लेंगे और फिर जिसने शुरू किया है दूसरा पॉइंट आपसे वो पूछेंगे। ठीक है, तो इन 1867 आत्माराम पांडुरंग कहां पे, बॉम्बे में स्टार्ट किया गया था, शुरुआत की गई थी विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। किसकी मदद से, किसके सपोर्ट से, तो नाम यहां पे आएगा विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। एंड हमने ये जो केशव चंद्र सेन है उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब हम ब्रह्म समाज को डिस्कस कर रहे थे तो ब्रह्म समाज का जब डिवीजन हुआ, जब स्प्लिट किया गया ब्रह्म समाज, तो हम देखते हैं कि अच्छा उसके पहले भी केशव चंद्र सेन जब इनिशियली जो ब्रह्म समाज था उसमें भी आचार्य के पद पर या ये ज्वाइन करते हैं ब्रह्म समाज 1858 में, और इन्हें आचार्य बनाया जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। और फिर क्या होता है, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, कुछ विवाद पैदा होते हैं, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं वो इनकी जो हार्ड रेडिकलिज्म था, जो इनकी आइडियोलॉजी थी उसमें वो आस्था नहीं रखते, उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं। इस कारण से डिस्प्यूट जनरेट होता है और फाइनली डिवीजन हो जाता है और इन्हें केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के पद से रिमूव कर दिया जाता है 1865 में, और फाइनली 1866 में वो एक नया मूवमेंट शुरू करते हैं, एक नया ग्रुप बना लेते हैं जिसे नाम दिया जाता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी भारतीय ब्रह्म समाज। तो इनके ब्रह्म समाज का नाम जो था वो क्या था, वो था भारतीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और फिर जो रह गया ब्रह्म समाज था जिसको लीड कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर, उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है,
बाद में हालांकि इनके ब्रह्म समाज में भी डिवीजन हुआ, क्योंकि इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा 1878 के अप्रोक्स 1878 के लगभग इनकी जो 13 ईयर ओल्ड डॉटर थी, 13 वर्षीय जो पुत्री थी, उसका विवाह किया गया था कूच बिहार के एक माइनर रूलर्स के साथ, एक कम उम्र के शासक के साथ, ठीक है। और इसी के विरोध में, इसी एक्टिविटी के विरोध में इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, उन्होंने इनसे अलग होकर दूसरा एक और ब्रह्म समाज बना लिया, जिसे साधारण ब्रह्म समाज बोला गया, जिसके लीडर थे आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो वो चीजें हम डिस्कस कर चुके। तो केशव चंद्र सेन हम सभी जानते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब आप लोग ध्यान रखिए, प्रार्थना समाज was established in 1867 by आत्माराम पांडुरंग in Bombay with the help of केशव चंद्र सेन। एंड केशव चंद्र सेन की अगर बात की जाए, he was related to ब्रह्म समाज and he belonged and he was from वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल से संबंधित एक सोशलिस्ट थे, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो और भी कई खास लोग इस मूवमेंट से शुरू से जुड़ जाते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग इस मूवमेंट से जुड़ते हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। जैसे महादेव गोविंद रानाडे ज्वाइंड दिस समाज इन 1870, 1870 में, इन 1870 महादेव गोविंद रानाडे महादेव गोविंद रानाडे ज्वाइंट होते हैं, जुड़ते हैं इस समाज से, इस आंदोलन से, ठीक है। और जब महादेव गोविंद रानाडे की अगर बात की जाए ना, तो ही वॉज नोन एज द सेंट्रल लीडर, एक केंद्रीय या केंद्र के लीडर के रूप में इन्हें जाना जाता था, एक बड़े समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता था, एक बड़े पॉलिटिशियन के रूप में इन्हें जाना जाता था। किसे? महादेव गोविंद रानाडे को। तो एक बड़े सोशलिस्ट थे, एक बड़े रिफॉर्मर के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो जब से महादेव गोविंद रानाडे इस प्रार्थना समाज के साथ जुड़ते हैं, तब से इसकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती, ठीक है। तो महादेव गोविंद रानाडे ज्वाइंड द समाज इन 1870 एंड द पॉपुलैरिटी एंड वर्क डन बाय द सोसाइटी वाज ड्यू टू हिज एफर्ट्स, ठीक है। तो जो पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा, इनकी जो फेमसनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ महादेव गोविंद रानाडे MGR, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे इज कंसिडर्ड एज द टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल टीचर हैं वो माने जाते हैं महादेव गोविंद रानाडे, और गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी? द आंसर वाज गोपाल कृष्ण गोखले। एंड द पॉलिटिकल टीचर एंड द टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले आंसर वाज द महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। तो क्या होता है, महादेव गोविंद रानाडे इस प्रार्थना समाज के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे कि इस प्रार्थना समाज की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, इसका जो प्रभुत्व है, इसका जो प्रचार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हिज एफर्ट्स मेड द समाज इन ऑल इंडिया कैरेक्टर, जिससे क्या होता है, प्रार्थना समाज काफी प्रचारित होता है और पूरे इंडिया में इसका नाम क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है। पूरे भारत में इसे प्रचारित किया जाने लग जाता है, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? महादेव गोविंद रानाडे जैसे महान लोगों के या इंपॉर्टेंट लोगों के इसमें जुड़ने के कारण, ठीक है। अच्छा, कुछ अदर इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट भी थे, कुछ अदर मुख्य समाज सेवी भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, जिनके नाम थे RG भंडारकर। तो दूसरे मुख्य लोगों में या दूसरे मुख्य लीडर्स की अगर बात की जाए तो उसमें नाम आ जाता है RG भंडारकर और NG चंद्रवरकर का। तो NG चंद्रवरकर और RG भंडारकर, दीज टू आर द अदर मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर ऑफ महाराष्ट्र, या हम बोल सकते हैं अदर मोस्ट इंपोर्टेंट सोशलिस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के दो और इंपोर्टेंट समाज सेवी जिनके नाम थे RG भंडारकर और NG चंद्रवरकर भी इस प्रार्थना समाज नामक ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रार्थना समाज की अगर हम उद्देश्यों की बात करें, टारगेट्स की या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो इनका बेसिक टारगेट क्या था? तो वही जो लक्ष्य है, देखिए सेम टारगेट है कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं और जो गलत परंपराएं हैं, जो गलत रिचुअल्स हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या किया जाना चाहिए, उन्हें हिंदू रिलीजन से रिमूव किया जाना चाहिए, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आधुनिक इसको समझ, किस तरह से हम इसे अलग हटा सकते हैं, किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? तो प्रार्थना समाज इन सारी कुरीतियों को हटाने के लिए हेल्प ले रहा है किसकी? मॉडर्न नॉलेज की, यानी आधुनिक ज्ञान की।
मॉडर्न नॉलेज या मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से या आधुनिक शिक्षा के माध्यम से हिंदू धार्मिक विचारों और व्यवहारों में सुधार लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी क्योंकि हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जो गलत परंपराएं थी, उन्हें समाप्त करने के लिए किसके माध्यम से, आधुनिक ज्ञान मॉडर्न नॉलेज के माध्यम से हिंदू धार्मिक विचारों और व्यवहारों में सुधार लाने के लिए प्रार्थना समाज स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? इन 1867 बाय द आत्माराम पांडुरंग। कहां पे? इन बॉम्बे में। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल या दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझें कि प्रार्थना समाज जो था वो एकेश्वरवाद, ठीक है, यानी मोनोथिज्म में बिलीव करता है, एक ही ईश्वर की आस्था में विश्वास रखता है। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन मोनोथिज्म। और आप सभी को पता है कि राजा राममोहन राय का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ही क्या था? वो था मोनोथिज्म। इट मींस कि एकेश्वरवाद। राजा राममोहन राय और उनका जो ब्रह्म समाज नामक संस्था थी, उनका जो बेसिक टारगेट था कि मोनोथिज्म को क्या करना है? प्रमोट करना। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा की जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो रूढ़िवादिताएं थी और पुरोहितों के वर्चस्व को जो हम हिंदू धर्म में देखते हैं, उनको खत्म करना भी इस प्रार्थना समाज का एक बेसिक टारगेट था। ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो जातिगत रूढ़िवादिताएं थी, जो जातिगत कट्टरपंथ था और साथ ही पुरोहितों का जो वर्चस्व था, जो अथॉरिटी थी पुरोहित वर्ग की, उससे मुक्त कराना भी प्रार्थना समाज का ही क्या था? टारगेट था। ठीक है, तो ये एक चीज जो है, जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट बताने की कोशिश की। द प्रार्थना सभा इट मीन्स प्रार्थना समाज। द प्रार्थना समाज वॉज अटैच्ड टू भक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो प्रार्थना समाज है ना, ये महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ था, ठीक है, हालांकि भक्ति आंदोलन मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड है और काफी बड़े स्तर पर भक्ति आंदोलन हुआ था, जो साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में भी हुआ। ठीक है, साउथ इंडिया से स्टार्ट होता है भक्ति आंदोलन, नॉर्दर्न इंडिया तक जाता है और इसमें महाराष्ट्र के कई सारे महान जो संत थे, साधु थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जिसमें दो मुख्य नाम, दो फेमस नाम आते हैं, संत तुकाराम और संत रामदास। और आप सभी को पता है कि संत रामदास वॉज द रिलीजियस टीचर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो संत रामदास को जाना जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रूलिंग टाइम था वो कब से कब तक था? तो 1627 में लगभग उनका जन्म होता है, 19 फरवरी के 19 फरवरी 1627 में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1680 में होती है। ठीक है, 4 अप्रैल के लगभग। ठीक है, चलिए आप ईयर ध्यान रखिएगा, 1627 से 1680। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ये, और उसमें मैंने डेट्स भी लिखाई थी आप लोगों को। देखिए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम 1627-1680 है। इन्हीं के समय पर रहते हैं संत रामदास जी, और उनके द्वारा ये मूवमेंट या वो भी एक पार्टिसिपेंट्स थे, वो भी एक मुख्य व्यक्ति थे इस आंदोलन में। और इसी समय पर आप सभी को पता होगा कि इसी टाइम पर सिख धर्म का भी फाउंडेशन था, सिख धर्म भी था, सिख धर्म के भी लीडर्स थे। और जब रामदास इस मूवमेंट को चला रहे थे, इस भक्ति आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो नॉर्थ तक गए थे, उत्तर तक गए थे। और जब वो उत्तर में पंजाब में गए थे, जब सिख साम्राज्य, सिख एरिया में गए थे, तब उनकी मुलाकात सिख धर्म के गुरुओं या सिख धर्म के जो गुरु उस समय पर थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने आप लोग बताया कि प्रार्थना सभा वाज अटैच्ड टू भक्ति मूवमेंट, भक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र या भक्ति मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था ना, उससे अटैच था, ये उससे संबंधित था या उसकी ही विचारधाराओं से निकला था प्रार्थना समाज। ठीक है, द समाज रिलाइड ऑन एजुकेशन एंड परसुएशन एंड नॉट टू कन्फ्रंटेशन विथ हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। तो ये चीज मैंने हालांकि आप लोगों को पहले ही बताई है कि जो प्रार्थना समाज है वो शिक्षा के, आधुनिक शिक्षा यानी कि शिक्षा
और जो तर्क शक्ति है, जो परसुएशन है, उसमें बिलीव करता है, ना कि हिंदू धर्म के जो कट्टरपन है, हिंदू धर्म की जो कट्टरता है, जो जातिवादिता है, जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, उनको नहीं मानता है, उनका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझना है कि प्रार्थना समाज का बेसिक टारगेट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो ये चीजें मैंने आप लोग को बताई। अब देखिए हम अगर इनके और मूल अगर उद्देश्यों की बात करें, बेसिक मुख्य टारगेट्स की अगर बात करें, तो देयर वाज अ 4 पॉइंट सोशल एजेंडा। तो 4 बिंदु का इनका एजेंडा है, 4 मुख्य पॉइंट्स हैं जो इनके मुख्य एजेंडे के रूप में हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला इनका जो बेसिक एजेंडा है वो है डिसअप्रूव ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, वही चीज जो मैं बता रहा हूं। तो इन्होंने कास्ट सिस्टम यानी जातिवाद को क्या किया है, डिसअप्रूव किया है, जाति प्रथा का विरोध किया है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है, डिसअप्रूव या डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा का विरोध। दूसरा, वुमेन्स एडुकेशन या वुमेन्स एजुकेशन, स्त्री शिक्षा पर या महिलाओं की शिक्षा पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है। इट मीन्स कि महिलाओं के अधिकारों के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा खड़ा रहा। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन था या तीसरा इंपॉर्टेंट जो टारगेट था वो था विडो रीमैरिज, महिलाओं विधवा पुनर्विवाह। महिला पुनर्विवाह। लेकिन आप लोग टाइम देख रहे हैं 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था और इस समय तक विडो रीमैरिज के लिए जो एक्ट था, जो कानून था, वो पास हो चुका था। और हम सभी को पता है कि विडो रीमैरिज एक्ट पास ही कब हुआ था, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 1856 या 1856। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में। और इसके लिए जो काम किया था, इसके लिए काफी आंदोलन जिसने किए थे वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर। उनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट सोशलिस्ट ऑफ दैट टाइम who was known as ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर भी उस समय के एक मुख्य समाज सेवक के रूप में जाने जाते थे और वो भी बिलोंग करते हैं आपके कहां से, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल से। ठीक है, और उनके काफी लंबे संघर्ष, काफी लंबे आंदोलन के बाद जो विडो रीमैरिज थी वो शुरू हुई थी। उसके लिए एक्ट बना था, कानून बना था और कानूनी रूप से उस बात को, उस प्रैक्टिस को मान्यता दी गई थी। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, जो इस पूरे मूवमेंट के हम उन्हें प्रवर्तक मानते हैं या हम उन्हें जनक मानते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था सारा मूवमेंट। तो जो राजा राम मोहन राय थे ना, उन्होंने भी काफी लंबा संघर्ष किया था सती प्रथा को समाप्त कराने के लिए और फाइनली उन्हें सक्सेस मिली थी 1829 में। एज इट इज जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे, उन्होंने भी काफी लंबा प्रयास किया था कि विडोस या जो विधवा फीमेल्स हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उन्हें वापस से मैरिज करने का राइट दिया जाए, वापस से शादी करने का अधिकार दिया जाए। और उन्हें भी फाइनली सक्सेस मिलती है 1856 में। और फिर ये अपनी आंखों के सामने अपने उपस्थिति में एक भी पहला जो विवाह है वो कराते हैं 1856 में, एक विडो का, एक विधवा का। ठीक है, जो काफी फेमस होता है, जिसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन आसपास के रीजन में या पूरे देश में किया जाता। ठीक है, चलिए वो हम डिस्कस करेंगे राजा ईश्वर चंद विद्यासागर के समय पर। तीसरा अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये बात कही है कि जो शादी की जो उम्र होना चाहिए, ठीक है, शादी की जो उम्र होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो एज ऑफ मैरिज है उसमें इंक्रीज होना चाहिए, उसे बढ़ाई जाना चाहिए। ठीक है, राइजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे हम अगर बात करें तो इन्होंने एज ऑफ मैरिज उसे बढ़ाने की कोशिश की है, उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए क्या होता था कि हमारे देश में ना आज भी अगर देखा जाए तो मैरिज की जो एज है, जो उम्र है आज के समय 18 और 21, 18 और 21 वर्ष है। 18 साल फीमेल और 21 ईयर मेल की तय हुई है। लेकिन उस टाइम पर ना जो एज ऑफ मैरिज थी वो काफी कम हुआ करती थी। ठीक है, तो कितनी थी वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में, बट काफी ज्यादा कम थी।
ठीक है। करेंट की कंडीशन तो हमें पता है, लेकिन उस समय काफी ज्यादा कम थी। तो इन्होंने कोशिश की है, इनकी ये डिमांड है कि जो एज ऑफ मैरिज है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल वो क्या होना चाहिए, उसे बढ़ाई जाना चाहिए, ठीक है ना। इतनी कम उम्र में शादी करने के राइट्स ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि इनके साथ अगर देखा जाए तो कई ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे, कई सारे समाज सेवक थे जो इनके साथ मिले थे। इनमें कुछ नाम आते हैं जैसे धोंदो केशव कर्वे, धोंदो केशव कर्वे, ठीक है, कर्वे के नाम से ज्यादा फेमस है, धोंदो केशव कर्वे, और विष्णु शास्त्री वर चैंपियन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स विथ रानाडे। तो रानाडे के साथ, जैसे कि इस मूवमेंट में महादेव गोविंद रानाडे शामिल हुए हैं 1870 में, और इन्हीं के साथ दो बड़े बड़े नाम जो मैंने बताए, एक तो कर्वे यानी धोंदो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री, जो रानाडे के साथ सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार करने के मामले में काफी मुख्य व्यक्ति थे, काफी ज्यादा उन्हें चैंपियन के रूप में यानी कि मुख्य कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक मूवमेंट चलाते हैं जिसको हम बोलते हैं द विडो रीमैरिज मूवमेंट, ठीक है। कर्बे रानाडे फाउंडेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट जो ये है वो ये है कि ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करते हैं, एक मूवमेंट शुरू करते हैं जिसको कहा जाता है द विडो रीमैरिज मूवमेंट, ठीक है, एज वेल एज विडो होम एसोसिएशन। तो दूसरा जो काम इनके द्वारा किया जाता है वो क्या किया जाता है, वो किया जाता है विडो होम एसोसिएशन, यानी महिलाओं के लिए एक गृह संस्था बनाई जाती है, महिलाओं के निवास के लिए एक संस्था बनाई जाती है जिसे क्या कहा गया, विडो होम एसोसिएशन। और जहां पे टारगेट ये होता है कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, जिससे कि वो अपना जीवन अपने खुद पर, अपने दम पर ही क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एलोंग विथ कर्बे रानाडे फाउंडेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट एंड एज वेल एज विडो होम एसोसिएशन। क्योंकि देखिए, अगर किसी फीमेल का अगर पति मर जाता है तो हमारे धर्म की ये परंपरा थी कि उसे सती किया जाता था, लेकिन 1829 के बाद सती प्रथा पर रोक लग गई थी, क्योंकि दूसरी परंपरा ये थी कि उसे वो अगेन विवाह नहीं कर सकती थी, उसे हमेशा विधवा ही रहना पड़ता था। अब वो जो फीमेल है वो एक प्रकार से बोझ बन चुकी है, क्योंकि उसे विवाह करने के राइट्स तो है नहीं, तो फिर वो अपना जीवन कैसे चलाएगी। तो यहाँ पे एक जो काम किया गया वो क्या किया गया कि विडो रीमैरिज मूवमेंट चलाया कि जो विधवाएं हैं उनका विवाह किया जाना चाहिए, जिससे कि वो बोझ नहीं रहे और उनका जीवन ठीक से चले। दूसरा, यदि वो विवाह नहीं कर रही हैं तो कम से कम उनके लिए विडो होम एसोसिएशन शुरू किया गया, जहां पे उन्हें एजुकेट किया जाएगा, जहां पे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ, जिससे कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये काम किया था किसने, कर्बे और गोविंद रानाडे ने, और इन्हीं के साथ विष्णु शास्त्री नामक जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे वो भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा मूवमेंट हमने पढ़ा जिसका नाम था प्रार्थना समाज, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1867 इन बॉम्बे महाराष्ट्र बाय आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। लेकिन कुछ और भी रिफॉर्मिस्ट इसमें जुड़ जाते हैं, कुछ और भी मुख्य लोग इसमें जुड़ते हैं, जैसे कि हमने बात की है आरजी भंडारकर हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ लोग जुड़ते हैं। बाद में हमने कर्वे और विष्णु शास्त्री नामक जो सोशलिस्ट थे उनके बारे में बात की। और फिर हम देखते हैं कि इसका जो टारगेट था वो क्या था, तो कास्ट सिस्टम को अपोज करना, वुमेन एजुकेशन, वुमेन रीमैरिज, एज ऑफ मैरिज को क्या किया जाना, बढ़ाया जाना, ये इन्होंने डिमांड रखी है। और जो भारतीय हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, जो कट्टरपन था, जो जातिवाद था, उसे खत्म करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, यह मूवमेंट शुरू हुआ था।